गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नई सी वीडियो में आपके साथ फिर रूबरू होने का मौका मिला। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने फ़िज़िक्स के बहुत सारे चैप्टर्स, जो चाहे वो क्लास 11th के रिलेटेड हो या क्लास 12th के रिलेटेड हो, कोई भी स्टूडेंट जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है या किसी भी JKSSB की तरफ से लिया जाने वाला जो एग्ज़ाम है, तो तमाम एग्ज़ामिनेशन के लिए ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आपको कारआमद ही मिलेंगी। और उन बच्चों के लिए भी हैं जो रिवाइज़ करना चाहते हैं क्लास 11th या क्लास 12th का मटेरियल किसी अपने क्लास 11th या क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया हुआ है, बल्कि ये ख़ास करके बनाया गया है फॉरेस्टर के लिए। लेकिन क्लास 11th के बच्चों को एक रिवीजन मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं और 15-20 वीडियोस के अंदर वो केमिस्ट्री 11th और 12th क्लास की पूरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो क्लास 11th का जो अगला चैप्टर है, शायद 8वां चैप्टर है ये, और 2-3 चैप्टर और हैं इसके। तो ये क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप तमाम अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो सबसे पहले हमने पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। तो इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये पहले 2 ग्रुप्स आते हैं पीरियड टेबल के अंदर, जिनको कहा जाता है एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स। यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ग्रुप में ये एस ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम, इन 2 ग्रुप्स का नाम ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं द एस ब्लॉक एलिमेंट्स अब द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट शेल एस ऑर्बिटल। यानी कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो किस में, एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। और एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे एस पी डी और एफ, एस में जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है, और अगर पी की अगर बात करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन की, अगर डी की बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन की, अगर एफ की बात करेंगे आप तो 14 इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन जो है उतनी जगह होती है उसके पास। कहते हैं इसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक 1 और 2 बिलोंग टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंसियम है। दे आर कलेक्टिवली नॉन एज एल्कली मेटल, जो मैंने भी पहले भी बोला हुआ। These are two so called because they form hydroxide on reacting with water which are strongly alkaline in nature। कहते हैं इनको इसलिए कहा जाता है एल्कली मेटल्स, क्योंकि जब ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रिएक्ट विद वाटर, जब इनके हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जो है वो होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है वो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। और दीज एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो एक्सेप्शन आपने यहाँ पे याद रखनी, इसी एक्सेप्शन के रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड में, तो उसमें सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, किसके अलावा, बेरिलियम के अलावा। These are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and these metal oxides are found in the earth crust। यानी अल्कली अर्थ मेटल्स इसलिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और उससे ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स is NS1 for alkali metals and NS2 for alkaline earth metals। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे आप, ठीक है।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखनी कि लिथियम और बेरिलियम जो हैं ये फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, यानी ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है वो लिथियम है और ग्रुप सेकंड का बेरिलियम है रेस्पेक्टिवली। एग्जिबिट सम सेम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि इनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे डिफरेंट है जो इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं। इन दीज anomalous properties they resemble the second element of the group of the following group. Thus lithium shows similarities in to magnesium and beryllium to aluminum in many of their properties. They are called diagonal similarities and common referred to as diagonal relationship in the periodic टेबल। क्योंकि अगर आप देखेंगे बेरिलियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से मिलती है, और सेकंड ग्रुप का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो एक डायगोनल रिलेशनशिप इनके बीच में बनता है जिसको कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप जो है पेरियोडिक टेबल के अंदर है। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयोनिक साइज or charge or radius ratio of the element. Monovalent sodium and potassium ion and divalent magnesium and calcium ion are found in large proportion in biological fluid. These ions perform important biological function which such as maintenance of ion balance and neuro impulse conduction. तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बात की है जैसे कैल्शियम और पोटेशियम की, ठीक है। तो ये भी अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी जो रिलेशनशिप है, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिलती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब जिन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं हालांकि हैं अलग अलग ग्रुप के, इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी तो चाहिए थी डिफरेंट, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स located in the different groups of the periodic table। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने देखना है। उसके बाद हमने पढ़ना है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जैसे एल्कली मेटल्स का जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन क्या पता। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनका सिंबल थोड़ा सा आपने देखना है। यानी कि अब ये सिंबल जो है लगभग सबको ही पता है, लेकिन बहुत बार ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो एक रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। Li, Na, K, Rb, Cs और Fr जो है फ्रेंसियम का है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही कम होती है, इनकी लो होती है और डिक्रीज़ करती है ये लिथियम से सीजियम की तरफ। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है किसी भी एटम के साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जब डाउन द ग्रुप आप चलते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन, इसका जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है। बिकॉज इनफैक्ट द इंक्रीज साइज outweighed the increase in nuclear charge and thus outermost electron is very well screened from the nuclear charge। तो डिक्रीज इस वजह से होती है क्योंकि साइज़ बढ़ता है और उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ से लगती है वो कम लगती है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी और एल्कली मेटल आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज़। तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और यहाँ पे आप देखते हैं Li जो पॉजिटिव है, यानी लिथियम जो पॉजिटिव हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीज़न लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम जो साल्ट है वो मोस्टली हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज
एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विद इंक्रीज ऑन द ग्रुप्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जैसे हम डिक्रीज करते हैं ग्रुप के नीचे की तरफ चलते हैं तो इसका जो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, और अगर जब पोटेशियम जो है वो हल्का है सोडियम से, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो इंडिकेटिंग वीक मेटॉलिक बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैम। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि इसमें जो बॉन्ड होता है उन दो एलिमेंट्स की, जब किसी भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना तो सिंगली जो है वो बॉन्डेड होता है, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो एक ही है, तो बॉन्ड बनता ही है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने से। तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होने से ये एक ही बॉन्ड बन तो थोड़ा सा वीक रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद यहाँ पे एल्कली मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द लेवल द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल। तो जूम करके भी आप देख सकते हैं। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट देयर इज़ एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन एंड ग्रेनुलर। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एनर्जी को क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके नेक्स्ट लेवल पे जाता है, और जब उस लेवल से वापस आता है तो उस वक्त भी वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो रेडिएशन यहाँ पे कलर्स दिए हुए मेटल्स के, तो कलर है जी लिथियम का जो है क्रिम्सन रेड है, सोडियम का येलो है, उसके बाद वायलेट है, रेड वायलेट है और ब्लू है, ठीक है, ब्लू है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो इनका एटॉमिक और रेडियाई काफ़ी लार्ज होता है, जब डोन द ग्रुप चलते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हम पीरियड्स के अंदर आगे चलते हैं, पीरियड्स के अंदर, तो इसका जो है डिक्रीज़ होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। मींस इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उनका साइज़ कम होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बढ़ जाते हैं तो उनकी अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, इसकी वजह से उसका साइज़ थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो वो वजह रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम का 311, 19, 37, 55 और 87। आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर एटॉमिक मास, ये थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम में वैसे पूछने वाले नहीं हैं, तो अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा देखेंगे भी, वैसे ये एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी पूछी नहीं जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो हमने वही चीज़ पढ़नी है। थोड़ा यूजेस हम देख लेते हैं इसका। कहते हैं यहाँ पे देखेंगे यूजेस, कहते हैं लिथियम मेटल आर यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉय, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लेड टू मेक वाइट मेटल बियरिंग फॉर मोटर इंजन्स, विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट, ठीक है, पार्ट्स, एंड विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मोर प्लेट्स। इट इज़ यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सोडियम इज़ यूज्ड टू मेक a sodium PbAlloy needs to make PbEt4 and PbMe. For these organolead compounds were earlier used as anti-knock additive to petrol, but nowadays vehicles used lead-free petrol. Liquid sodium metal are used as a coolant in fast breeder nuclear रिएक्टर। ये भी आप देख सकते हैं पोटेशियम वाइटर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटेशियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। देखो पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीजियम इज यूज्ड एज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है, जैसे
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा वगैरह भी कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना। जैसे सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है, जिसका जो फार्मूला है Na2CO3 और 10 टाइम्स वाटर, इसको वाशिंग सोडा। और ये बहुत सारे एग्जामों में इसे पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम पूछ सकते हैं या इसका केमिकल फार्मूला पूछ सकती हैं, केमिकल नेम पूछ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसको आपने बड़े अच्छे से रिवाइज़ भी करना है और इसको अच्छे से समझना भी है। कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। देखो ये यहाँ इसकी प्रिपरेशन भी पूछी जाती है कि इस प्रोसेस के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए से इसको प्रिपेयर किया जाए। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ ए लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाई इट गेट्स precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. The latter is prepared by passing carbon dioxide to the concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed. The equation for the complete process may be written है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए, अमोनियम जो है वाटर के अंदर रिएक्ट कराकर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिलाई जाती है, रिएक्ट कराई जाती है और यहाँ पे बनता है अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट को फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl से रिएक्ट कराते यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं। तो क्रिस्टल सेपरेट दीज आर हीटेड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। फिर हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो एवैपोरेट होती है और वो यहाँ पे बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन है। और सॉल्वे प्रोसेस के अंदर इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और एग्जिस्ट इन डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और इसको कॉमनली जो है वाशिंग सोडा कहा जाता है और सॉलेबल होता है वाटर के अंदर। बस ज़्यादा नहीं, इसके यूजेस थोड़े बहुत हमने यहाँ पे देखने हैं। इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, blending and cleaning. It is used for manufacture of glass, soap, borax and caustic soda. It is used in paper, paint and textile industries. It is an important laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis. तो ये देखते हैं। उसके बाद सोडियम क्लोराइड जिससे NaCl, ये तो आप बहुत सारे समझते हैं। ये टेबल साल्ट भी इसको कॉमनली कहा जाता है। The most abundant source of sodium chloride are in sea water, which contain 2.7 to 2.9% by mass of the salt. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of sea water. Approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization of marine solution containing sodium sulfate, calcium sulfate और calcium chloride and magnesium chloride as impurities. Calcium chloride जैसे calcium chloride and magnesium chloride MaGCl2 are impurities because they are deliquescent, absorb moisture easily from the atmosphere to obtain pure sodium chloride, and the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. The solution is then saturated by hydrogen chloride gas. Crystal of pure sodium chloride separate out. Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remains in solution. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये यूजेस थोड़े बहुत हमने, इट इज़ यूज एज कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे से, या सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो कास्टिक सोडा आपने याद रखना है, कास्टिक सोडा को कहा जाता है, ऐसे केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला जो है NaOH है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये पूछी जाती है और हर एक एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मुझे लगता है बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-4 चीज़ें आपने याद रखनी, इसका फार्मूला याद रखें, कॉमन नेम और केमिकल नेम इसका याद रखना है, बस बाकी चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। और इसका जो है प्रोसेस, इसका निकालने का, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस को किस तरीके से, किस सॉल्व प्रोसेस से हमने उससे में पढ़ा था, तो इसमें भी आपने चीज़ें देखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड इन कास्नर कर्नल सेल, ठीक है। ये चीज़ आपने किस सेल से इसको के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ए बेरिन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए मर्करी कैथोड
and a carbon anode. Sodium metal discharge at the cathode combines with mercury to form sodium amalgam. Chloride gas is evolved at the anode. इस तरीके से यहाँ पे दी हुई रिएक्शन है. The amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. देखो amalgam को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रो, ये इसके साथ वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाती है. सोडियम डाइऑक्साइड इज ए वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड जैसे मेल्ट एट 591 केल्विन. इट इज़ रेयरली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव द स्ट्रॉन्ग एल्कली सोल्यूशन. तो एक बार हमें पूछा गया था, कोई क्वेश्चन था कि किस टेम्परेचर पे इसको जो है वो किया जाता है, मेल्ट होता है किस टेम्परेचर पे. तो ये यहाँ पे इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड में 591 केल्विन पे ये मेल्ट होता है. ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है. तो उसके बाद यूजेस थोड़े बहुत पढ़ने हैं. इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स. इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है. प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फाइबर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल एज ए लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है. कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग होल्स ऑन केक्स एंड pastries and making them lighty and fluffy. Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate being less soluble gets separated. और जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार होता है. सोडियम कार्बोनेट इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन. इट इज़ यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर. देखो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ये चीज़ भी आपने याद. उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है. ये फर्स्ट एलिमेंट के ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ ही कह सकते हैं, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं. उसके बाद सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखो यहाँ पे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इनको एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है. तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है NS2. उसके जो एलिमेंट्स है हमने पहले बात की थी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप टेबल के अंदर देख सकते हैं. इनके जो सिंबल्स हैं BE, MG, CA, CR, BA और RA, रेडियम, बैरियम, इस तरीके से आप देख सकते हैं. उसके बाद आयनिक और ये भी चीज़ सेम है उस जैसी जिस तरीके से फर्स्ट ग्रुप में हमने बात की थी. उसके बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर है वगैरह वगैरह ये आप देख सकते हैं. एटॉमिक नंबर थोड़ा आपने याद रखना है. 4 बैरिलियम का, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, स्ट्रोंशियम का 38 है, बैरियम का BA सिंबल है और 56 एटॉमिक नंबर है, रेडियम का 88 है. तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है. उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम है. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम है. सिलियर वाइट है, लस्टरस है, रिलेटिव सॉफ्ट है, बट हार्डर देन द एल्कली मेटल. थोड़े से हार्डर होते हैं एल्कली मेटल से, ठीक है. बाकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ वगैरह ये रिएक्शन इनकी लगभग सेम है. इनकी यूजेस थोड़े से देख लेते हैं. एलॉय बनती है कॉपर बैरियम. एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाईली स्ट्रेंथ स्प्रिंग, ठीक है. मेटालिक बैरियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सल ट्यूब्स. मैग्नीशियम फॉर्म एलॉय विद एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन. मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय बीइंग लाइट एंड मस्ट यूज्ड एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह. ये चीज़ आपने याद रखें, बस ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है. तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ भी हमने लाइट्स वगैरह ये नहीं लगता है कि पूछें. डायगोनल रिलेशनशिप, इनका भी डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है. उसकी यहाँ पे भी आप देखना है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो इसके बनते हैं. जैसे पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम कहते हैं, CEO. तो इसका केमिकल फार्मूला भी आपने याद रखेंगे. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कमर्शियल स्केल बाय हीटिंग लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हीट करके इनमें रोटरी कैलन एट 1070 to 1270 केल्विन पे से हीट किया जाता है. काफ़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू अनेबल द रिएक्शन टू proceeds to completion. Calcium oxide is a white amorphous solid होता है. It is a melting point of 270 Kelvin. It exposure to atmosphere, it absorb moisture and carbon dioxide, ठीक है. यहाँ पे इसकी ये रिएक्शन दी हुई. उसके बाद इसकी यूजेस थोड़े से देखने. इट इज़ इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड इट इज़ चीपेस्ट form of alkali. It is used for manufacture of sodium carbonate from caustic soda. It is employed in the purification of sugar and it is manufacture of dyes stuffs. उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, NaOH2. इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है.
यहाँ पे आप देखेंगे, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम में किसको क्या किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है तो क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनते। इट इज़ वाइट एमॉर्फस पाउडर, इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेग्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इज टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी यूजेस थोड़े बहुत हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, ए बिल्डिंग मटीरियल, एक बिल्डिंग मटीरियल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इज यूज इन वाइट वाश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। इज यूज फॉर ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्रीज, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये भी चीज़ आपने याद रखें। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट occurs in the nature in several form like limestone, chalk, marble acid can be prepared by passing carbon dioxide through slagged lime or by addition of sodium carbonate to calcium chloride। इसकी रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड should be avoided since this lead to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate। ठीक है, कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट is a white fluffy powder, it is almost insoluble in water when heated at 1200 Kelvin। it decomposes to evolve carbon dioxide। तो इसके यूजेस आपने यहाँ पे देखने के लिए यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन। स्पेशली precipitated calcium carbonate is extensively used in the manufacture of high quality paper। it is used as an antacid, mild abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum and a filler in cosmetics। ठीक है, तो उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला इस तरीके से आप देख सकते हैं। इट इज़ अ हेमी हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन gypsum calcium sulfate water 2 times water is heated at 393 Kelvin। तो यहाँ किस लाइन होता है एनामॉर्फस सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है फॉर्म होता है। इट इज़ नोन एज डेड बर्नट प्लास्टर, उसको डेड बर्न प्लास्टर भी कहा जाता है। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से यूजेस हुए हैं कि लार्ज यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन द प्लास्टर्स। Plaster, it is used in immobilizing the effect part of the organ where there is a bone fracture or sprain। it is also used in dentistry, in ornament work and for making casts of statues and busts। Cement is an important building material, is first introduced in England in 1824 by Joseph Aspdin। it is also called Portland cement because it resembles with the natural limestone quarried in the hills of Poland, England। ठीक है, पोर्टलैंड इंग्लैंड। तो ये भी चीज़ आपने थोड़ी बहुत देखनी है। तो सीमेंट के इस्तेमाल आपको पता ही है। और उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी एस्बलॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मटेरियल आपको बेहतरीन से बेहतरीन लगा होगा और समझने में भी इसको आसानी होगी। और ख़ास करके ये मटेरियल जो है मैंने एनसीईआरटी जो है वो बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरा एनसीईआरटी का मटेरियल है। और भी चीज़ें अगर आपने पढ़नी है इसमें तो आपके सामने देखो, इस वीडियो को आप पॉज करके ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं आपको अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके मैं उसी का रिप्लाई में आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा। आप उसे वहाँ पे एक पीडीएफ के तौर पे भी आप इसे हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।